हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बस आपका अपना दोस्त शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ और वो टॉपिक है जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक दूसरा टॉपिक आज मैं लेके आपके सामने आया हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में किस तरीके से क्रॉसिंग पैटर्न मेंडल ने फॉलो अप किया, उसको उसका कैलकुलेशन को क्या मिला, और उस कैलकुलेशंस के बाद उन्होंने क्या क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स या लॉज बनाए जेनेटिक्स में। अनडाउटली किसी एक टाइम पर उन लॉज को इग्नोर किया गया, बट लेटर ऑन जब उन पर दोबारा से काम हुआ अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो फिर वो बहुत कई हद तक जो लॉज थे मेंडल के वो सही पाए गए और उनको कह सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर बात करते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ द क्रॉस वेयर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंसीडर फॉर पर्पज ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पर मोनो का मीनिंग यही बताता है कि द टाइप ऑफ क्रॉस विच इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। यहाँ पर देखें तो देयर प्रेजेंट वन पेयर ऑफ मोनोहाइब्रिड स्टडीज एज द इनहेरिटेंस ऑफ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, अगर वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनहेरिडिटी, दैट इज एक्सप्रेसिविटी एंड देयर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द फॉलोइंग जनरेशंस, तो उस टाइप के क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड to find out the results in later stages in later generations, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट के फॉर्म में यहाँ यूज किया था वो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट यूज किया था। तो टॉल प्लांट के लिए इन्होंने जो एक कह सकते हैं एलेलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था वो कैपिटल टी स्मॉल टी ली थी, और डॉर्फ प्लांट के लिए जो एलेलिक रिप्रेजेंटेशन दिया वो दिया था स्मॉल टी और स्मॉल टी दिया। अब इन्होंने देखा क्या कि जब हम एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो जो फोर्थ कमिंग F1 जनरेशन होती है वहां केवल एक ही करेक्टर, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होता है, और वो जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो टॉल करेक्टर एक्सप्रेस होता है, टॉल ट्रेट एक्सप्रेस होता है। तो मेंडल क्रॉस प्योर लाइन टॉल एंड प्योर लाइन ड्वार्फ। प्योर लाइन का मीन्स प्योरली होमोजाइगस, कि अगर हम इस टॉल प्लांट की क्रॉसिंग की सेल्फिंग भी कराएं तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब टॉल ही बनेंगे। सिमिलरली अगर हम ये डॉर्फ प्लांट जो दिया हुआ है, अगर इस डॉर्फ प्लांट की हम सेल्फिंग कराते और कितनी भी जनरेशन तक कराते क्यों ना चले जाएं, हमेशा यहाँ पर डॉर्फ प्लांट ही बनेगा। तो प्योर लाइन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि द काइंड ऑफ जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन, द टाइप ऑफ एलील कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर दोनों एलील एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए। तो होमोजाइगस या प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट के जब क्रॉसिंग कराई गई तो F1 जनरेशन में ये देखा कि जितने भी प्लांट थे उनमें केवल जो टॉल ट्रेट था वही एक्सप्रेस हुआ, दूसरा जो ट्रेट था वो जो डॉर्फ ट्रेट था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। द इंटायर फर्स्ट जनरेशन ग्री यूनिफॉर्मली टॉल, द डॉर्फ ट्रेट सेमिंगली वेनिस्ड। मीन्स क्या जो डॉर्फ ट्रेट यहाँ पर लिया गया है, जिस डॉर्फ ट्रेट की क्रॉसिंग इस प्योर टॉल के साथ में कराई गई है, तो क्या टॉल ट्रेट की प्रेजेंस में जो डॉर्फ ट्रेट था क्या वो वाइनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया? उसमें ऐसा क्या चेंज आया ड्यूरिंग दिस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कि टॉल ट्रेट यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ लेकिन जो डॉर्फ ट्रेट था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ? इस चीज को समझने के लिए मेंडल ने जो F1 जनरेशन के प्लांट थे इनमें फर्दर क्रॉसिंग कराई। The presence of dominant trait factor recessive the trait space अब express itself with the hidden but mathematically intact। यहाँ क्या समझाने वाली बात हो रही है कि जब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई जाए तो अनडाउटेडली जो प्योर ड्वार्फ था या उसका जो ड्वार्फ करेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, और जो टॉल का ट्रेट था, एक करेक्टर था, वो एक्सप्रेस हुआ। तो उनमें से एक ट्रेट दैट वाज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन characterized as the dominant trait, where the another character which remain hidden or did not express itself in F1 generation said to be the recessive trait। means तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव ट्रेट की एक्सप्रेसिविटी की मास्किंग कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो
रिसेसिव ट्रेट होता है वो F1 जनरेशन के मेंबर में एक्सप्रेस नहीं होता। तो वही एक बात, क्या ये जो ड्वार्फ करेक्टर का जो कह सकते हैं एलील है वो डिलीट हो गया F1 जनरेशन के मेंबर में, जिसके कारण केवल टॉल प्लांट बने, ड्वार्फ प्लांट नहीं बने, या दोनों ट्राइब के ट्रेड्स की ब्लेंडिंग हो गई। इन सब चीजों को और फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मेंडल ने फर्दर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। जरा यहां देखें, जैसे कि पेरेंटल कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी, इनमें गैमीट फॉर्मेशन बने तो जो होमोजाइगस कंडीशन है तो जो गैमीट विल हैविंग द सेम एली कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन जो बनेगा वो सभी किसने मिले, यहाँ पर हमें टॉल टाइप के कैरेक्टर के प्लांट मिलते हैं। लेकिन जब इन्हीं प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराई गई तो इस सेल्फिंग में यह पता चला कि जो ड्वार्फ ट्रेट था जो कि F1 में जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाया था वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर गया। मींस टॉल ट्रेट के प्रेजेंस में जो ड्वार्फ ट्रेट है उसकी मास्किंग हुई है, लेकिन उस टॉल ट्रेट के प्रेजेंस में जो ड्वार्फ ट्रेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वैनिस्ट नहीं हुआ, और ना ही जो ड्वार्फ ट्रेट का एलील है वो टॉल के साथ में ब्लेंड हुआ है, किसी रीजन के कारण वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। अगर मैं कुछ और लेवल पे बात करूं, जब हम डोमिनेंस और रिसेसिवनेस की बात करते हैं तो यहाँ ये बात आती है कि कोई भी देखिए करेक्टर है, कोई भी फिनोटाइपिक फीचर अगर है तो वो फिनोटाइपिक फीचर नथिंग बट एक्सप्रेसिविटी ऑफ द जीन्स ही होता है। अब कोई एक जीन किसी एक टाइम पर हो सकता है डोमिनेंट भी हो और वही जीन किसी कंडीशन पर आने के बाद या किसी जनरेशन में रिसेसिव हो जाए। तो किसी ट्रेट का, किसी एलील का या जीन का डोमिनेंट या रिसेसिव होना कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए जीन के लेवल पर कोई म्यूटेशन हुआ, अब म्यूटेशन इस तरीके से हुआ कि जीन की एक्सप्रेसिविटी परमानेंटली लॉस्ट हो गई। तो अगर एक्सप्रेसिविटी लॉस्ट हो गई तो वही ट्रेट जो पहले कभी प्रीवियस जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था अब एक्सप्रेस नहीं होगा, मींस नाउ इट बिकेम रिसेसिव। या फिर उस जीन के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट अल्टर्ड बन रहा है, मींस जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, जो मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए प्रोटीन का एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, वो नहीं हो पाए। इट मीन जो प्रोडक्ट बने वो अल्टर्ड बने, तो भी हो सकता है कि वो जीन एक्सप्रेस ना करे, मींस जीन रिसेसिव हो जाए। या उसके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाए। तो रिसेसिव और डोमिनेंट बेसिकली किसी पर्टिकुलर जीन में होने वाले म्यूटेशन पर होता है कि अगर म्यूटेशन ऐसा है कि एक्सप्रेसिविटी जीन की नहीं हो पा रही, या एक्सप्रेसिविटी है तो प्रोडक्ट बना वो अल्टर्ड बना है, या फिर प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी पे बना है, तो वो रिसेसिव कहलाएगा। लेकिन अगर कोई जीन 100% फुली फंक्शनल है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसका अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो उसका अपीयर हो रहा है, दैट मीन जीन की एक्सप्रेसिविटी फोर्थ रमिंग जनरेशन में होती जा रही है, तो द ट्रेट विल बी कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट। डन। अब जब यहां पर F1 मेंबर की क्रॉसिंग की गई, वही जो हमने टॉल और डॉर्फ प्लांट लिए, जब देखा यह गया कि F1 मेंबर में सभी जो प्लांट थे वो टॉल थे, मतलब कहने का वहां पर जो डॉर्फ कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, सपोज टू बी वेनिश और डिस्ट्रॉयड। बट लेटर ऑन जब वही F1 मेंबर के मेंबर्स के बीच में जब क्रॉसिंग की गई तो यह देखा जाता है कि वही ड्वार्फ ट्रेट जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो यहां दोबारा से एक्सप्रेस हो जाता है। तो बाय क्रॉसिंग द हाइब्रिड F1 जनरेशन विद इटसेल्फ, दैट मीन उनके बीच में सेल्फिंग की जाए, सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए, सेल्फ हाइब्रिडेशन कराया जाए, तो द हिडन ट्रेट रिकंबाइन एंड रीअपीयर इन F2 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन में ट्रेट हिडन था, अपीयर नहीं हो पाया था, उसकी एक्सप्रेसिविटी नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर एलील और जेनेटिक कॉम्बिनेशन, वो इस जनरेशन में रीअपीयर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन का ट्रेट है, दैट इज जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो पाया था वो डिस्ट्रॉय या वेनिस्ड नहीं होता है, ना ही उसकी ब्लेंडिंग होती है, टेम्परेरीली इट इज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। तो जो यहां पर देखें, जब हम F1 जनरेशन को अगर क्रॉस कराया गया है, उनके बीच में सेल्फिंग कराई गई, तो सेल्फिंग कराने के बाद अगर आप देखो तो यहां पर ये जो एक प्लांट मिलता है वो कैसा मिलता है, प्योर टॉल मिलता है, ठीक है। एक प्योर टॉल प्लांट मिलता है, दो प्लांट हाइब्रिड टॉल मिलते हैं, हाइब्रिड टॉल मिलते हैं, और एक प्लांट प्योर ड्वार्फ मिलता है। डन। तो
अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो हम यहाँ निकालने की कोशिश करें तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखा जाए तो एटलीस्ट ये कैसे है प्लांट है, टॉल है, और ये दो प्लांट भी टॉल हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो में अगर हम टॉल टू ड्वार्फ का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3:1 आएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसका जेनेटिक रेशियो निकालने की कोशिश करें, दैट इज जीनोटाइप रेशियो निकाल लें अगर, तो जीनोटाइप रेशियो अगर निकाला जाए तो प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी कितना आया 1। इसके बाद हाइब्रिड टॉल दैट मीन जो इम्प्योर करेक्टर है जिसमें कि दो टाइप के एलील पाए जाते हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और फिर फाइनली प्योर ड्वार्फ जो आता है वो कितना आता है, 1 है। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 2:1 आएगा, 1:2:1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि F1 मेंबर के बीच में अगर क्रॉसिंग कराई जाए, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो इस केस पर जो ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। मींस F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ना होने वाला ट्रेट का कोई वैनिशिंग नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ना ही ब्लेंडिंग होती है। तो what we see phenotype is 3:1 with respect to the tall to dwarf ratio. What the blueprint detects, the genotype ratio is precise 1:2:1 distribution of the pure hybrid and hybrid alleles होता है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो मेंडल ने ये देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, और उन जनरेशन उन कैरेक्टर्स को या उन फिनोटाइपिक फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट कराने के चीज के लिए उस पर्टिकुलर यूनिट, उस पर्टिकुलर कैसे कंपोनेंट के लिए मेंडल ने वर्ड यूज किया था यूनिट्स। क्या कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, और जिसको उन्होंने यूज किया क्या, फैक्टर। मींस मेंडल ने जिस समय एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि देयर आर सर्टेन टाइप, एक हाइपोथेटिकल उसका एनालिसिस था कि वो हाइपोथेटिकल एनालिसिस ये तो बताया कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू कैरी, टू ट्रांसफर और टू इनहेरिट a particular character or trait from one generation to next. So factors term given by Mendel to those discrete units which are responsible for transmission or controlling characters. And factors have always pairs within an individual. Means ये जो factor होते हैं किसी individual में pair के form में होते हैं, हाइपो ये कह सकते हैं कि अनपेयर्ड कंडीशंस पे नहीं पाए जाते हैं, और इन डिसिमिलर पेयर वन फैक्टर अपीयर्स। मींस अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करूं, तो हियर वी आर हैविंग डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील, और इस डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील के केस में केवल एक ही एक्सप्रेस होगा। मींस ये कैपिटल टी की एक्सप्रेसिविटी होगी, स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ ट्रेट की एक्सप्रेसिविटी नहीं होगी। तो जो ट्रेट जो कह सकते हैं एलील यहां पर एक्सप्रेस होता है, दैट इज सेड टू बी द डोमिनेंट एलील, एंड दैट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ सेड टू बी द रिसेसिव एलील। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल ने दो लॉज का फॉर्मुलेशन किया, इसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या है कि व्हेन one pair of contrasting traits are being crossed, only one character expresses itself while another trait remain hidden, and the trait which expresses itself is called dominant while another is called as recessive trait. Okay, तो वन एलील परफेक्टली मार्क्स द अनदर हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन आप देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी के एलील की प्रेजेंस होती है वो स्मॉल टी के एलील के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा, उसकी एक्सप्रेसिविटी को मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। जनरलाइज बेसिस, तो बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म मास्किंग सीन इन द F1 जनरेशन द एक्सेप्शन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस क्या नेचर में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह पर एप्लीकेबल है, मींस क्या इसकी कोई यूनिवर्सलिटी है या नहीं है, या इसमें कुछ ऐसे कुछ कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं। देखिए जिस समय मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कुछ 7 पेयर ऑफ करेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किए, और उन 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स में उनको कोई ऐसी चीज उस समय नहीं मिली कि वो कुछ एक्सेप्शंस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। बट लेटर ऑन जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि यार सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेड्स जहां पर
कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है कि दोनों टाइप के ट्रेट एक कॉमन फीचर जनरेट करते हैं, ब्लेंडेड पैटर्न का फीचर जनरेट करते हैं, या फिर कभी कभी दोनों के दोनों ट्रेट एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर लें, जैसे कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में अगर क्रॉसिंग कराई गई थी, तो पिंक फ्लावर मीन्स देयर वाज ए कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो रेड कलर जो डोमिनेंट करेक्टर माना जाता है वो व्हाइट पर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाया और पिंक फ्लावर बने। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, व्हेन बोथ ट्रेट आर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, दैट इज को डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में क्या है कि वन ऑफ द एलील दैट इज सुपीरियर जो एलील होगा, ये कह सकते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट एक्सप्रेस इट ब्रिंग्स अबाउट द मास्किंग ऑफ अनदर एलील, द एलील which expresses itself is called dominant and which remain hidden is called as recessive। वर्ड है हिडन, मीन्स यहां पर ट्रेट का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ट्रेट में ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंटली वो जीन से कह सकते हैं उसके जीनोटाइप से, या कह सकता हूं कि मैं एक जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन से डिलीट नहीं हुआ होता है। इसके एक्सेप्शंस होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एग्जांपल हम ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप है, अब ए भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप का आता है और बी भी, तो एलील ए और एलील बी दोनों एक साथ अगर एक्सप्रेस कर जाएंगे तो ब्लड ग्रुप विल बी क्या, विल बी ए बी, तो वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। मींस हमारे ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल आता है और मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल आता है, वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब हमने मतलब कहने कि जब मेंडल ने F1 जनरेशन का एक्सपेरिमेंट F1 जनरेशन देखा, तो सभी प्लांट कैसे मिले, टॉल के मिले। तो ये थॉट आया जरूर होगा उनके मन में भी कि क्या जो दूसरा ट्रेट है वो पहले के साथ में ब्लेंड कर गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लॉस ऑफ another trait which does not express itself in F1 जनरेशन, उसके दोनों के बीच में सेल्फिंग कराई, और जब सेल्फिंग कराई तो ये देखा कि F2 जनरेशन में वो ट्रेट एक्सप्रेस हो गया जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स नहीं हुआ था। और उसके बेस पर देखा एलील डू नॉट ब्लेंड, दे रेंडमली सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मींस जब F2 जनरेशन के को तैयार करने के लिए जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉसिंग कराई, तो जब वहां पर गैमीट फॉर्मेशन हुआ, तो उस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों एलील सेपरेट हो गए और वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ हिडन ट्रेट इन F2 जनरेशन। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो जैसे F1 जनरेशन है, तो अब इस F1 जनरेशन में जो गैमीट फॉर्मेशन बनेगा उसमें केवल एक ही एलील, इधर डोमिनेंट एलील आएगा या फिर वो रिसेसिव एलील आएगा, और दैट इज वाई इसको लॉ ऑफ कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से जाता है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो no matter how complex or hybridized an organism is, its genetic data is perfectly isolated and packed into pure units during gamete formation। means किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ही ना हो, लेकिन जिस समय गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उस समय जो बनने वाले गैमीट होंगे वो प्योर डोमिनेंट एलील के होंगे या फिर प्योर रिसेसिव एलील के होंगे। उस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर गैमीट में एलील की मिक्सिंग नहीं होती है। थैंक यू सो मच।